अच्छा जी, अब आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या मतलब है? देखो, एक बिजनेस होता है, उसके अंदर जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं हम? गुड्स को। जो हमारे गुड्स होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। साल के आखिर में हमारे पास कुछ गुड्स बच जाते हैं ना, जाहिर सी बात है, पूरे के पूरे गुड्स हमारे सेल तो नहीं हो जाते। कुछ ना कुछ गुड्स हमारे पास जो है एंड ऑफ द ईयर अगर बच जाते हैं तो उन गुड्स की वैल्यू निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होगी, थोड़ा सा याद करो। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? सेल्स के बाद सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मेट होता है, एक शॉर्ट सा मैं बना रहा हूँ आपके लिए एग्जाम याद दिलाने के लिए। तो अब अगर आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा एक क्वेश्चन में वैल्यूज डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। सेल्स हैं 100 रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री है 10 रुपए, परचेजेस हैं 50, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25। प्रॉफिट कितना आएगा? 50 और 10 60, 60 माइनस 25, 35 बचा, 65 का प्रॉफिट आ गया। सही है। अच्छा, अब मैं एक चीज बताऊंगा, अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम कर दूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करके देखते हैं। 50 15 25 के बजाय 15 कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप देखो जरा, प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया? 50 और 10 60 हो गया, 60 में से 15 चला गया 45, 100 माइनस 45 यानी के 55। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट है 55। मतलब जैसे ही मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम किया $10 10 रुपए से, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो गया। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप कम करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। देखो, बढ़ा के चेक करते हैं। पहले 25 था ना, 30 कर दें अगर। 50 प्लस 10 60 माइनस 30, 30 बचा, माइनस करेंगे, प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में। क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ठीक है। तो इस लिहाज से जो है हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम किस तरीके से वैल्यू करें। देखो, एक है ना बिजनेस होता है ना, अगर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका ये होता है कि ना गुड्स, या हर बिजनेस में ही तकरीबन होता है। ऐसा तो नहीं होता कि साल में एक मरतबा हमने गुड्स खरीद लिया और पूरे साल उसको बेचते रहेंगे। नहीं, क्या होता है, वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता हम गुड्स खरीदते रहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपने जो है कहते हैं आपका काम है, अगर वेब कैम का आपका बिजनेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जो है ना पूरे साल में खरीदे आपने। आजकल आपको पता होगा वेब कैम की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की वजह से कि मार्केट में वेब कैम ही शॉर्ट हो गए हैं। जो कि आज से 6 महीने पहले वेब कैम है ना, मतलब कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हर लैपटॉप में बिल्ट इन आता था, अलग से तो कोई खरीदता ही नहीं था। और जो है कोई यूज भी नहीं, लैपटॉप में होते तो बिल्ट इन लोग यूज भी नहीं करते थे। लोग किलो के हिसाब से बेचने को तैयार थे कि यार हमारे पास पड़े में ले लो। और अब उन वेब कैम की इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि वो 3 3 4 4 गुना रेट में बिक रहा है, लेकिन लोग ले रहे हैं और फिर भी मिल नहीं रहा। खैर, कहने से मुराद ये है कि आपने जो है ना शुरू में, साल के शुरू में 200 क्वांटिटी उठाई और एक आपको 100 रुपए का मिल गया। फिर आपने दोबारा 300 की क्वांटिटी उठाई और एक आपको 120 के हिसाब से मिला। फिर आपने 100 की क्वांटिटी और उठाई, वो आपको मिल गया 150 के लिहाज। अब देखो, 3 मरतबा आपने परचेजेस करी हैं। एग्जाम्पल मेरी तरह गौर से सुनना, 3 मरतबा आपने परचेजेस की हैं। अच्छा, अलग अलग रेट्स के ऊपर की हैं। अब साल के आखिर में मेरे पास रिमेनिंग आइटम्स जो हैं 150 कैमराज हैं। साल के आखिर में मेरे पास 150 कैमराज बच गए। अब ये 150 जो कैमरे मेरे पास बचे हुए हैं, इनको मैं कौन से रेट पे लगाऊं भाई? 100 पे लगाऊं, 120 पे लगाऊं या 150 पे लगाऊं? ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक मतलब कंफ्यूजन वाली बात है ना। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जो है ना साल में 3 मरतबा परचेज किए। पहली मरतबा 200 रुपए के लिहाज से मैंने खरीदे 100 आइटम्स।
फिर 300 रुपए के लिहाज से खरीदे 120 आइटम्स, फिर 100 रुपए के लिहाज से खरीदे 150 आइटम्स, 150 कैमरे। ये क्वांटिटी है, सॉरी ये वाली क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब आखिर में 150 बच गए, अब उनको मैं 150 मतलब 150 कैमराज मेरे पास बच गए हैं। ये 150 कैमराज मैं कौन से रेट पे लगाऊं, ये आप मुझे कोई बता सकता है? कोई मुझे पूछेगा बताओ क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है? 150 कैमराज तो बचे हैं, लेकिन वैल्यू क्या लगाएं उसकी? किसी को आइडिया है कोई? आप लोग अपना गैस करो, कहीं सोचो कि क्या होना चाहिए, मतलब अगर आप होते तो आप क्या करते? सर जो मार्केट में उसकी क्या? वैल्यू होगी उस हिसाब से लगाएंगे। हाँ जो मार्केट में उसकी जी, करंट अब्दुल वैल्यू होगी कादिर उस आप कुछ हिसाब कह से रहे हो, थोड़ा सा लगाएंगे। ऊंचा बोलो। मार्केट में उस करंट वैल्यू जो होगी मतलब करंट वैल्यू नहीं, देखो बात ये है कि ना करंट वैल्यू के लिहाज से लगाने की इजाजत नहीं होती ना अकाउंटिंग के अंदर। असल में रूल ये होता है, चलो मैं आता हूँ उस पर डिस्कशन करता हूँ। अब्दुल कादिर का एक ओपिनियन आया है कि जो अभी करंट वैल्यू चल रही है हम उस हिसाब से कर लें। मतलब आपके कहने से मुराद ये है कि जो सबसे अच्छा, अयान इरफान कह रहे हैं कि भाई एवरेज निकालना है। अच्छा, एक जवाब ये भी अच्छा जवाब है। और अब्दुल कादिर ने बोला कि जो करंट वैल्यू यानी जो लेटेस्ट वैल्यू चल रही है ना उसके हिसाब से लगा लें। अच्छा, अब ये दोनों बातें आप लोगों की किसी हद तक सही हैं। तो अब है ना क्या कहते हैं, इसके अंदर दो मेथड्स हैं। हमें जो है ना अकाउंटिंग में दो मेथड अलाउड हैं। टू मेथड्स आर अलाउड। नंबर वन इज फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड ये बोलता है कि भाई पहले जो आएगा वही पहले जाएगा। मतलब जो आइटम जो है ना क्या कहते हैं, जो आपने पहले खरीदा है ना कैमरा, आप अज्यूम कर रहे हो सबसे पहले मैंने वही बेचा है। यानी कि आप बोल रहे हो ये मेरे पास पूरे साल में कितने 200 और 300 500 600 खरीदे थे मैंने, 600 में से कितने बच गए? 150 बच गए। इसका मतलब है ऊपर वाले 450 बिक गए होंगे। मतलब ये 200 के 200 पूरे बिक गए, और ये जो 300 है इन 300 में से कितने बिक गए? 250 बिक गए, मतलब 50 बच गए इसमें से। तो यानी 50 कैमरों की वैल्यू जो है वो 120 के लिहाज से लगाई जाएगी, और बाकी 150 कैमरों की वैल्यू 50 बाकी जो है 100 कैमरों की वैल्यू 50 के लिहाज से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। फीफो मेथड क्या बोलता है? फीफो मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वही पहले जाएगा। और दूसरा मेथड है एफको, वेटेड एवरेज कॉस्ट। एफको मेथड क्या कहता है कि आप एवरेज निकाल लो सबकी। दोनों मेथड्स की आपको इजाजत है, आप खुद डिसाइड कर लो अपने बिजनेस को देखते हुए कि भाई आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। कुछ बिजनेसेस जो है वो फीफो मेथड पे चलते हैं, और कुछ बिजनेसेस जो है वो एफको पे चलते हैं। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वाले ने जो है पहली तारीख को अगर 10,000 लीटर खरीदा पेट्रोल और उसको 100 रुपए के लिहाज से मिला, और फिर दोबारा 15 तारीख को उसने 10,000 लीटर और पेट्रोल खरीदा और उसको 80 रुपए के लिहाज से मिला, तो वो ये तो नहीं बोलेगा ना जो पहले पेट्रोल आया था पुराना वाला बेचूंगा मैं। भाई पेट्रोल तो मिक्स हो गए दोनों। एक टैंक होता है पेट्रोल पंप के पास, उसमें दोनों पेट्रोल मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो गया तो आप उसको एवरेज रेट ही लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी कस्टमर को जिस रेट पे भी दे, लेकिन अपने पास कॉस्टिंग में उसको एवरेज रेट लेना पड़ेगा। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है ये बात। किसी किसी बिजनेस में एवरेज रेट लेना सही होता है, किसी किसी बिजनेस में ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सही होता है। ठीक है ना। और अगर आपके पास मतलब ऐसा अगर आप किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हो ना किसी कंपनी के, तो आपके पास चॉइस, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक मरतबा जो आपने फॉलो कर लिया, अब आपको जिंदगी भर वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है एक साल फीफो कर लिया अगले साल ऐप को कर लिया, ऐसा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसकी कैलकुलेशन में सिखाऊंगा अभी। अभी एक आइडिया देने के लिए बताया है फीफो क्या होता है, ऐप को क्या होता है। फीफो का मतलब जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो पहले आया था वही पहले बिकेगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन वाली एग्जांपल में ले लूं, तो इसका एक मेथड होता है निकालने का। एक हम लिखते हैं डेट परचेजेस सेल्स। अच्छा, मैं क्वेश्चन के जरिए ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरा मैं आप लोगों को वर्कशीट दी है, जरा देखें वर्कशीट पर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं।
ये एएस अकाउंट्स की मेरी बुक है, उस बुक में से मैंने एक चैप्टर की आपको पीडीएफ फाइल भेज दी है। कुछ दिनों में ये बुक प्रिंट होके आ जाएगी, तो फिर आप लोग ये बुक ही ले लेंगे, फिर आपको एक एक हैंड आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पास्ट पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, वो आपको व्हाइट से ही मिलेगा। एक बुक लेनी होगी और एक पास्ट पेपर, 2 बुकें टोटल होंगी। एक बुक मेरी अपने नोट्स की बुक होगी, एक पास्ट पेपर्स की होगी। अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर नोन एज इन्वेंट्री। एक दफा रीड कर लेते हैं, चलो ये मैंने जो लिखा हुआ। अच्छा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नंबर ऑफ गुड्स विच आर अनसोल्ड आर नोन एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस साल खत्म होते हुए जितने भी गुड्स हमारे पास बच जाते हैं वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाती है। द वैल्यू ऑफ दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। It is directly proportional to the profit, which means that the higher the value of closing inventory, higher the profit. देखो रूल क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है वैल्यू करना, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी उतना ही प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास व्हेन गुड्स आर बॉट एट डिफरेंट रेट्स ड्यूरिंग द ईयर, the value of inventory can be calculated using any one of the two methods. ठीक है, जब गुड्स डिफरेंट वैल्यूज पर खरीदते हैं हम, दोनों में से कोई एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, या फीफो अप्लाई कर लें या फिर एफ को अप्लाई कर लें। ठीक है, अच्छा however whichever method is chosen it must be applied consistently in every year for the same type of goods. जो भी मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया वही आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के तहत आपने वही मेथड हमेशा अप्लाई करना है। इसके बाद आगे एक और चीज है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS2। IAS2 क्या चीज है? देखो IAS, अकॉर्डिंग टू IAS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट ईदर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। अच्छा एक और बात इसमें ये आ जाती है, जैसे अभी आपने पूछा था अब्दुल कादिर, आपका एक जवाब था कि सर मार्केट वैल्यू पे हम क्यों नहीं मेजर कर लेते हैं जो करंटली वैल्यू चल रही है। मसला ये है कि अकाउंटिंग हमें इस बात से रोकती है, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई और आपने एक चीज सस्ती खरीदी हुई है, तो मार्केट वैल्यू पे अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आपने तो पहले से प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप लोगों को याद हो लेवल में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि प्रॉफिट को हम पहले से एडवांस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई लॉस हो गया हो या कोई एक्सपेंस हो गया हो उसको एडवांस में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है कहते हैं हम मार्केट वैल्यू पे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब हमें IAS2 गाइड कर रहा है। IAS2 कह रहा है कि भाई इन्वेंट्री को आप दो चीजों पे वैल्यू कर सकते हो, या तो आप कॉस्ट पे करोगे इसकी, या फिर आप उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करोगे। अब कॉस्ट पे करो या NRV पे करो, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो। यानी कि मार्केट वैल्यू पे कर सकते हैं अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो जाए, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो तो मार्केट वैल्यू पे तो नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस बात को समराइज कर दूं तो इन्वेंट्री को आप जो वैल्यू करते हो, इन्वेंट्री को अगर आप वैल्यू करते हो तो या तो आप कॉस्ट पे करोगे या फिर आप मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। ठीक है, अच्छा कॉस्ट पे जब करेंगे तो कॉस्ट में भी दो कैटेगरीज हो जाएंगी, या तो हम फीफो मेथड यूज करेंगे या फिर हम एफको मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारी कॉस्ट पूरे साल में कांस्टेंट रही है तब तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कांस्टेंट नहीं रही, अलग अलग है, तो फिर हम या तो फीफो या फिर एफको। बात आपको समझ में आ रही है? इन्वेंटरी या तो कॉस्ट पे वैल्यू होगी या फिर मार्केट वैल्यू पे, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर हो। आमतौर पे ज्यादातर कॉस्ट ही लोअर होती है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट के अंदर भी दो हैं, या तो फीफो या एफको, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है आपको, तो आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू में जब करना है, मार्केट वैल्यू को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में एक छोटा सा फर्क है खाली, वो क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस।
यानी कि जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से पहले जो है कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन, यानी कि मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि इसको यार ऐसे मैं नहीं बेच सकता, इसको बेचने से पहले मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ बेहतर करना पड़ेगा, इसको कुछ रिपेयरिंग वर्क करना है। जैसे गाड़ी है आपके पास, अगर आपका गाड़ियों का शोरूम है और आपके पास गाड़ी है और उस गाड़ी को आप बेचोगे ना, डायरेक्ट नहीं बेच सकते। आपने बोला नहीं यार इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा, जरा पॉलिश करनी पड़ेगी, सर्विस करवानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक हल्का डेंट है वो सही कराना पड़ेगा, फिर मैं बेच सकूंगा उसको। तो ये जो कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन है, ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने पे कुछ कमीशन भी देना पड़ेगा जो शोरूम वाला बेचेगा उसको, ठीक है ना। तो यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी एक चीज है जो आपको पता है गाड़ी 5 लाख रुपए की बिक जाएगी, लेकिन बेचने से पहले 20,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा और 10,000 रुपए कमीशन भी देना पड़ेगा, तो इवेंचुअली आपके हाथ में पैसे कितने आएंगे? 5 लाख रुपए की तो बिकेगी, लेकिन 20 और 30,000 का खर्चा भी है पीछे, यानी 470 आपके हाथ में आएंगे। 4,70,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। तो ये 4,70,000 रुपए इसकी क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, ये 4,70,000 रुपए जो है ये इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो अब हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज में से हायर है, उस पर हम वैल्यू करेंगे। लोअर है जो, अब ये देखो जरा एक सवाल, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर, ये रहे। पहले मैं आज ये वाली चीज करवा देता हूँ, कॉस्ट और एनआरवी वाली बात, फिर फीफो एफओ अगली क्लास में इंशाल्लाह। देखो, the following balances of unsold inventory at 30th at the end of 2019 have been extracted from the books of a trader। ठीक है भाई, एक ट्रेडर है, उसकी बुक में से ये चीजें हमारे पास हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी एट 31 दिसंबर 2019। अच्छा, जिसके बाद जो है ना इन्वेंटरी में 4 आइटम्स हैं। एक है पहला आइटम, इसकी कॉस्ट कितनी है? 500। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 800। सेलिंग एक्सपेंसेस 100, रिपेयर वर्क 50। तो एक काम करते हैं, पहले एनआरवी निकाल लेते हैं इसकी, तो पता चल जाएगा किस पे वैल्यू करना है। ठीक है, इसकी एनआरवी क्या होगी? 800 रुपए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, माइनस करेंगे इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस 100 रुपए, रिपेयर वर्क 50 रुपए, तो 800 माइनस 100 700 और 650 रुपए इसकी एनआरवी हो गई। इसकी एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 650 और कॉस्ट कितनी है? 800। तो दोनों में से कौन सा लोअर है? हम लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लोअर जो है वो है ये कॉस्ट, तो एनआरवी 650 है, तो वैल्यू किस पे करेंगे हम? 500 पे। तो लोअर होता है उस पे करते हैं। दूसरे वाले में इसकी कॉस्ट है 1000 माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट 1000 है, सेलिंग प्राइस की कितनी है? 1200 है, माइनस, अच्छा एनआरवी का देखो फॉर्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर वर्क जो है वो, और माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। 1200 में 100 हो गए 1100 माइनस 300, 800 उसकी एनआरवी हो गई। 800 एनआरवी है और कॉस्ट कितनी है? 1000 है। दोनों में से किस पे हम रिकॉर्ड करेंगे? हम इसमें एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। सर सबसे कम पे रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई आपको प्रॉफिट को बढ़ा के नहीं दिखाना है आपको। मतलब आपने देखा कि यार मैंने एक चीज 1000 रुपए की खरीदी थी, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मुझे अब इसको बेचकर मैक्सिमम 800 रुपए मिल सकते हैं, तो बोलता है प्रॉफिट जो नुकसान है ना फौरन से रिकॉर्ड कर लो, इंतजार नहीं करोगे जब बिकेगा तो नुकसान रिकॉर्ड करूंगा, बोलता है एडवांस में रिकॉर्ड कर लो नुकसान। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो रिकॉर्ड नहीं करना पहले से, प्रॉफिट हो रहा हो तो ठीक है रहने देना, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट या एनआरवी में से जो विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तीसरे वाले में कॉस्ट है 300 और एनआरवी कितनी है? 250। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस 50, 200 हो गया। तो अब आप क्या करोगे? एनआरवी इसकी जो है वो 200 हो गई।
कॉस्ट 300 है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड होगा ये भी। लास्ट वाले की जो है सेलिंग प्राइस है 1500 माइनस 150 माइनस 30 1320, एनआरवी हो गई 1320, कॉस्ट 1200 है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब टोटल अगर हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 500 और 800 1300 1300 200 1500 1500 और 1200 2700 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।